स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़े फैसलों को लेकर। दूध खरीद को लेकर एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री की ओर से आज लिया गया है, जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी जानकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर भी करने वाले हैं। कब तक आ जाएगी, क्या संभावना बनी हुई है, ये भी बारीकी से अपडेट आपके साथ साझा करने वाले हैं। वहीं करुणामूलक भर्ती पर भी एक और नया निर्णय हुआ है। हालांकि एक तरह से करुणामूलक आश्रितों के लिए राहत भरी खबर है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो बुलेटिन के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए इन सभी अपडेट्स को जानने के लिए कि आखिरकार कब तक कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन मिल जाएगी, करुणामूलकों के लिए क्या बड़ा निर्णय लिया गया है, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो दूध खरीद को लेकर सीएम सुक्खू का फैसला रहा है। मौसम से शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि 2 जनवरी के बाद मौसम करवट बदलने वाला है, लेकिन इन दिनों तेज धूप तप रही है, जिस वजह से हिमस्खलन का भी यहां खतरा बना हुआ है। प्रदेश भर में 227 सड़कें अभी भी बंद बताई जा रही हैं। लाहौल स्पीति अटल टनल की तरफ जो भी पर्यटक जा रहे हैं उन्हें काफी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि कुल्लू में, लाहौल स्पीति में, चंबा के भरमौर में और धर्मशाला में टेम्परेचर माइनस में दर्ज किया गया है, यानी कि जहां कुछ दिन पहले हिमपात हुआ था। अपडेट ये भी है कि कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर में और मंडी में यहां सुबह शाम कोहरा पड़ेगा और विजिबिलिटी को लेकर भी खतरा बना रह सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से रीअपियर और अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बुलेटिन की दूसरी खबर है, रीअपियर और अनुपूरक परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित हुआ है। यहां छात्र क्योंकि इंतजार में बने हुए थे और देखिए कितना फीसदी रहा है। बीए सेकंड ईयर रेगुलर बैच का परीक्षा परिणाम 97% रहा है। इसके साथ ही बीए सेकंड ईयर जनवरी बैच का परीक्षा परिणाम 52% रहा है। बीकॉम सेकंड ईयर का परीक्षा परिणाम 91% बताया जा रहा है। एचपीयू की वेबसाइट पर जाकर आप बारीकी से ये जानकारी चेक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पद पर भर्ती होने जा रही है। 65 पद भरे जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन मोड पर आवेदन मांग लिए गए हैं। 27 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। हालांकि बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने ये डिग्री की है वही अभ्यर्थी इसके लिए फिलहाल पात्र माने जाएंगे आवेदन करने पर। एलाइड सर्विस में 30 अभ्यर्थी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से एलाइड सर्विस परीक्षा 2023 में लिस्ट जारी कर दी गई है विभिन्न विभागों की, और ये लिस्ट फाइनल होने के बाद जानकारी सामने आई है कि 30 अभ्यर्थियों को रिजेक्ट भी किया है क्योंकि इन्होंने सही से अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बीपीएल सहित अन्य दस्तावेज। और 31 दिसंबर 2023 को विभिन्न विभागों के लिए ये परीक्षा करवाई गई थी, जिसे लेकर अब ये लिस्ट फाइनल की गई है। फाइनल लिस्ट यानी कि सामने आई है और इसमें 30 अभ्यर्थी रिजेक्ट भी पाए गए हैं अपनी ही गलती की वजह से, क्योंकि सही से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा पाए थे। नशा माफिया के घर पर जेसीबी चली है, ये फतेहपुर से जुड़ा मामला हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। दरअसल एक व्यक्ति जो बार बार नशा माफिया में संलिप्त पाया जा रहा था, नशा तस्करी में संलिप्त पाया जा रहा था, पिछले 3 वर्षों से लगातार इसकी ओर से नशा तस्करी की जा रही थी। बार बार ये हिरासत में आता था, उसके बाद छूट जाता था, लेकिन मनमानी अपनी अभी भी कर रहा था नशा तस्करी को लेकर। और इसके बाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इसके घर पर जेसीबी चला दी गई है। ये पुलिस और प्रशासन ने फतेहपुर में संयुक्त कार्रवाई की है। ये करना जरूरी हो गया था। इसके बाद अन्य नशा माफियों में भी हड़कंप मच चुका है। जैसे ही इसके घर पर जेसीबी मशीन चलाई गई तो उस वक्त वहां पुलिस भी तैनात कर दी गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। ये गोलवा का निवासी बताया जा रहा है, नीरज कुमार नाम है, और जो इसका पिछला रिकॉर्ड रहा है वो भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आरोपी से 23 मार्च 2021 को 112 ग्राम चरस बरामद की गई थी। इसी तरह से 19 अप्रैल 2023 को फिर 38 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। 26 अक्टूबर 2023 को 50 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एक दफा फिर ये नशा तस्करी में संलिप्त पाया गया तो फिर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से इसके घर पर जेसीबी मशीन चला दी गई है। यानी कि जो प्रक्रिया या जो सिस्टम हमें यूपी में देखने के लिए मिलता है, हूबहू यहां भी नशा माफियों पर अब उसी तरह की सजा अपनाई जाएगी और इससे नशा माफियों में हड़कंप भी मचा है और कुछ लोग इसे सराहा भी रहे हैं। बिजली बोर्ड में आज फिर कर्मचारी गरजे हैं और प्रमुखता से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाया है। इनका कहना है कि निजीकरण हर राज्य में ही अब तो बिजली बोर्ड का किया जा रहा है। चंडीगढ़ में बिजली बोर्ड का निजीकरण हो रहा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बिजली कंपनियों को
प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है। ऐसा हिमाचल प्रदेश में ना हो, इसीलिए पहले ही इन्होंने विरोधी स्वर उठाए हैं। हालांकि इनका कहना है हर राज्यों में ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को कम मांगा जाता है और सबसे कम सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, जबकि सबसे रफ एंड टफ जॉब इनकी रहती है। और अब निजीकरण भी हो रहा है, ये इन्हें हरगिज स्वीकार नहीं है। अभी देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश के हालातों पर गौर करें तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल नहीं की है। हालांकि अन्य कॉर्पोरेशन और विभागों के कर्मचारियों को ओपीएस बहाल कर दी गई है। इनका यह भी कहना है, जो आरोप सरकार पर लगाया गया है इनकी ओर से, कि यहां बिजली बोर्ड में पद भी समाप्त किए जा रहे हैं और जो आउटसोर्स पर कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे, 81 के करीब चालक थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ना तो उन चालकों की नौकरी बहाल हो पा रही है और ना ही यहां प्रमोशंस की जा रही हैं। इसके अलावा अन्य वित्तीय लाभ भी इन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, ओपीएस तक का लाभ नहीं मिल रहा है और यहां पदों की समाप्ति की ओर राज्य सरकार बढ़ रही है। तो निजीकरण इसका भी हो सकता है, तैयारी में कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी नजर आ रही है और ये हरगिज ऐसा स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इसलिए आज इनकी ओर से पूरे प्रदेश भर में बिजली बोर्ड कार्यालयों में प्रदर्शन किए गए हैं और यहाँ कुम्हार हाउस में भी बिजली बोर्ड के बाहर यानी कि सैकड़ों के करीब कर्मचारी जुटे थे प्रदर्शन करने के लिए। शिक्षक और अभिभावकों की चर्चा आज हुई है। शिक्षक संवाद था सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में। हालांकि नॉन बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है, विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में पहली से लेकर 8वीं कक्षाओं तक का। लेकिन समर क्लोजिंग स्कूल्स और विंटर क्लोजिंग स्कूल्स दोनों में शिक्षक संवाद था। इसमें राय ली गई है अभिभावकों से कि कैसे शिक्षा के स्तर को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, बच्चों की परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए पढ़ाई में क्या शिक्षकों को करना चाहिए। और ये कंपल्सरी किया गया था हर स्कूल के लिए कि शिक्षक संवाद होना ही चाहिए। अब जो प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक है एक रिपोर्ट तैयार कर भेजेंगे शिक्षा विभाग में और उसमें मेंशन ये किया जाएगा कि क्या सुझाव अभिभावकों से लिए गए हैं और उस बारे में शिक्षकों का क्या कुछ कहना है। यूरिन शुल्क पर अब यू टर्न नगर निगम ने ले लिया है। नगर निगम शिमला की ओर से एक प्रस्ताव पिछले कल पारित किया गया था कि यहां शुल्क लिया जाएगा, यानी कि एक फीस ली जाएगी शौचालय के लिए। इसके लिए 30 के करीब सार्वजनिक शौचालय भी चुन लिए गए थे और वहां महिलाओं से ही नहीं बल्कि पुरुषों से भी अब शुल्क लिया जाएगा। ये बात सामने आई थी। जो बाजार में काम करने वाले कुछ कर्मचारी हैं दुकानों में या दुकानों के मालिक हैं, उन्हें एक ही बारी में 150 रुपए का अपना पास बनाना होगा एक माह के लिए और फिर उस कार्ड को दिखाकर वो शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नगर निगम का ये फैसला काफी ज्यादा ट्रोल हुआ और इस पर आपत्तियां भी जताई गई, जिसके बाद यू टर्न यहां नगर निगम शिमला की ओर से ले लिया गया है। आज ही मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और मेयर सुरेंद्र चौहान का यह कहना था कि गलत तरीके से उनके फैसले को पेश किया गया है। उनका मतलब ये टैक्स लेना नहीं था, जबकि भाजपा और अन्य लोग इसे टैक्स का रूप दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बात बताई है कि जो शुल्क लिया भी जाता है महिलाओं से वो नगर निगम के पास नहीं आता है। इसके लिए खास तौर पर एक कंपनी को टेंडर दिया जाता है 1 साल के लिए और अभी सुलभ इंटरनेशनल को यह टेंडर दिया गया है। हर माह सुलभ इंटरनेशनल को नगर निगम की ओर से 2,44,000 दिए जाते हैं। ये हर माह शौचालय के रखरखाव के लिए राशि दी जाती है और बदले में जो शुल्क आता है वो भी सुलभ इंटरनेशनल को ही मिलता है। तो इसमें नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है। बात सिर्फ यहाँ जेंडर को लेकर हुई थी और लिंग समानता को लेकर हुई थी कि जब महिलाओं से फीस ली जा रही है तो पुरुषों से भी ली जानी चाहिए। ये हाईकोर्ट ने ही लिंग समानता को लेकर आदेश जारी किया था और उसी को ही नगर निगम शिमला की ओर से अपनाया जा रहा था। लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई जिसमें मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से ये स्टेटमेंट दी जा रही थी और सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट भी चल रहे थे जिसमें ट्रोल किया जा रहा था इस डिसीजन को। और यही देखते हुए अपना ये फैसला नगर निगम ने वापस ले लिया है, इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। अब पहले जैसी ही व्यवस्था रहेगी। हालांकि आज एक और बात यहां मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से कही गई है कि अब महिलाओं से भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर महिलाओं से शुल्क नहीं लेना है तो इसके लिए खासतौर पर एक प्रस्ताव पारित करना होगा, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो कुछ दिन बाद जब ये प्रस्ताव पारित होता है नगर निगम हाउस में, उसके बाद व्यवस्था नए सिरे से लागू हो पाएगी कि अब पुरुषों की तर्ज पर महिलाओं से भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए यानी कि आने वाले कुछ दिनों के लिए पहले जैसी व्यवस्था ही रहने वाली है। और इस पूरे मामले पर भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा का यह कहना है कि यू टर्न नगर निगम ने ले लिया है और ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि पिछले कल से लेकर आपत्ति भाजपा ने भी इस पर जताई थी। एक और बड़ी बात यहां करण नंदा की ओर से कही गई है कि मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार कहते रहे कि टॉयलेट टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस तरह का कोई टैक्स लिया ही नहीं जा सकता है। लेकिन अब तो उनके ही
मेयर ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस के लिए टॉयलेट टैक्स जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। अब यू टर्न लेने से कोई फायदा नहीं है। जो फैसला लेना था वो ले लिया नगर निगम ने, और इससे पहले सरकार भी एक ऐसा ही फैसला लेने जा रही थी, लेकिन जब विरोधी स्वर उठे तो सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। पहले मुख्यमंत्री ने अपना फैसला वापस लिया, उसके बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने भी अपना फैसला वापस लिया। ये टैक्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इस फैसले को वापस लेना जरूरी था, लेकिन मनमानी कांग्रेस सरकार कर रही है और बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है। ये नसीहत भी विपक्ष को ही देनी पड़ती है कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। यहां फिर एक दफा भाजपा को टिप्पणी करने का मौका मिल गया है। ये भी भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा की ओर से कहा गया कि वो इस तरह के मुद्दों पर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें बोलना पड़ता है जब इस तरह के कदम सरकार या नगर निगम की ओर से यहां उठाए जाते हैं। देखिए, स्कूल और कॉलेजेस बंद होने वाले हैं। अगले कल से अवकाश हो रहा है विंटर्स में, और ये यूनिवर्सिटी 1 जनवरी से 18 फरवरी तक बंद रहेगी। वहीं स्कूलों में भी अगले कल से 12 फरवरी तक छुट्टियां रहने वाली है। एचपीयू में कुछ एक हॉस्टल्स खाली रहेंगे, तो कुछ एक हॉस्टल्स में अभी मरम्मत को लेकर भी कार्य शुरू किया गया है। देखिए, अभी न्यू ईयर का मौका है और आज की भी जानकारी दे तो काफी ज्यादा भीड़ रिज मैदान पर जुट गई है पर्यटकों की, और इसी मौके पर हम भी आपको न्यू ईयर की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी प्रदेशवासियों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी हैं और कामना की है कि ये 2025 जो वर्ष आ रहा है सबके लिए ही शुभ रहे। लेकिन इस बीच किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये जानकारी देना बेहद जरूरी है। अब देखिए, जो शोगी का एंट्री पॉइंट है वहां पर चेकिंग की जाती है सभी गाड़ियों की जो बाहर से पर्यटक आते हैं, और रूटीन में आज भी चेकिंग की जा रही थी। तो वहीं कुछ एक पर्यटकों की गाड़ियों से हॉकी स्टिक्स मिली हैं, छुरी मिली है और लाठियां मिली हैं, यानी कि चाकू, लाठियां, डंडे और हॉकी स्टिक्स पाई गई हैं काफी ज्यादा संख्या में। हालांकि ऐसे हथियारों के साथ उन्हें एंट्री नहीं करने दी गई। पुलिस ने बरामद कर ली है उनसे ये सभी हथियारों से जुड़ी सामग्री, लेकिन इस पर कई तरह के सवालिया निशान अभी उठ रहे हैं। आखिरकार इस तरह के हथियारों के साथ वो क्यों एंटर शिमला में करना चाहते हैं? काफी संख्या में उनके पास हॉकी स्टिक्स थी, चाकू थे, लाठियां थी, और शिमला जैसा कि हम जानते हैं, हालांकि पूरा हिमाचल प्रदेश ही एक शांति प्रिय राज्य है, तो इस तरह के हथियारों को लाने का क्या मतलब है? अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है। एक और पर्यटक लाठी और डंडे के साथ आ रहे हैं, दूसरी ओर रिज मैदान पर कुछ एक पर्यटकों की वीडियो वायरल हो रही है जिन्होंने दारू की बोतल हाथ में ली हुई है और दारू की बोतल के साथ वो झूम रहे हैं। सरेआम रिज मैदान पर खड़े होकर दारू पी रहे हैं और दूसरे पर्यटकों को भी पिला रहे हैं। तो ये भी एक वीडियो है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। और दूसरा वीडियो शोगी एंट्री पॉइंट का है जहां पुलिस के हाथों कुछ हथियार लगे हैं। इसमें बहुत सारी हॉकी स्टिक्स हैं, डंडे हैं, लाठियां हैं और चाकू तक लेकर ये घूम रहे हैं। और यहां फिर सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार कैसे पर्यटकों पर कंट्रोल रखा जाएगा अगर इस तरह के हथियारों के साथ वो यहां पहुंचेंगे। हल्की सी भी कहासुनी होगी तो कोई बड़ी घटना पेश आ सकती है, जैसा कि कुफरी वाले इंसिडेंट में अभी हुआ था। दुकानदारों के साथ कहासुनी हुई और वहां पर्यटकों की ओर से चाकू निकाल दिए गए और तो और चाकुओं से उन पर हमला भी किया गया, जिसके बाद 3 युवक आईजीएमसी में उपचाराधीन रहे। तो इस तरह की घटनाएं बार बार पेश न आए, जरूरी है कि पर्यटकों की चेकिंग की जाए और ऐसे पर्यटकों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है जो रिज मैदान पर सरेआम दारू की बोतल लेकर झूम रहे हैं, एक दूसरे को दारू पिला रहे हैं। दिन दिहाड़े ये वीडियो वायरल हुई है और जो लोग हथियार लेकर आ रहे हैं जरूरी है उनकी भी पूरी इंक्वायरी की जाए कि आखिरकार किस मकसद से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। ये भी आम लोगों की ओर से अब मांग उठने लगी है। करुणामूलक पर एक बड़ा फैसला हुआ है, अब अन्य विभागों में भी करुणामूलक आश्रितों को लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से मीटिंग की गई है वित्त विभाग के साथ और कुछ आदेश भी उन्होंने वित्त विभाग को जारी किए हैं। दरअसल एक समस्या जो कि सरकार के समक्ष आ रही है, ऐसे विभाग जहां पद तो खाली है लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ एक विभागों में पद खाली नहीं है लेकिन पात्र करुणामूलक आश्रित उनके पास जरूर है। तो अब करुणामूलक आश्रितों को दूसरे विभागों में भी एडजस्ट किया जा सकता है उनकी क्षमता को देखते हुए और उनकी योग्यता को देखते हुए। यह संभावना बन रही है कि इस तरह का प्रावधान अभी पॉलिसी में हो सकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि 10 जनवरी तक ये एक पॉलिसी तैयार कर दी जाए।
करुणा मुल्कों के आवेदन मांग लिए गए थे सरकार की ओर से। हर आवेदन पर स्टडी की जा रही है, किस तरह का रिक्वेस्ट लेटर आवेदन के साथ जोड़ा गया है, कैसी स्थिति किसके घर में है और किस तरह से पॉलिसी का प्रारूप होना चाहिए। इस पर चर्चाओं का दौर इन दिनों जारी है और संभावना ये बनी हुई है पॉलिसी में कि किसी दूसरे विभाग में भी करुणा मुल्क को अब एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो पहले पॉलिसी बनाई गई थी उसमें यह प्रावधान था कि जो रिटायर्ड कर्मचारी या जिस भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर आश्रित आएगा और उसी विभाग में आएगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि पात्र आश्रित यहां विभागों को नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये संभावना बनी हुई है कि अब पॉलिसी में बदलाव हो सकता है और अन्य विभागों में भी इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव की ओर से वित्त विभाग के साथ चर्चा हो गई है। अब फाइनल फीडबैक मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी और 10 जनवरी से पहले पॉलिसी का प्रारूप तैयार हो सकता है। देखिए, लगातार कुछ एक अभ्यर्थियों की ओर से ये सवाल किए जा रहे थे कि इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। ये बात हम कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर न्यू को लेकर। 3 विषयों को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जबकि इनका रिटन एग्जाम काफी पहले हो गया था। हालांकि टोटल ये स्कूल लेक्चरर न्यू के 10 विषयों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद नियुक्तियां दी जानी थी, तो 7 निपटा दिए गए हैं लोक सेवा आयोग की ओर से। 3 विषय अभी शेष रह रहे हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल साइंस है और दूसरा हिस्ट्री भी है। ये खास तौर पर 2 विषयों के अभ्यर्थी क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। आज आपके सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं। सबसे पहले बात पॉलिटिकल साइंस की कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है। लोक सेवा आयोग के अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है कि इसमें 2 तरह के इश्यूज हैं। एक तो ड्यूल डिग्री को लेकर इशू चल रहा है और दूसरा कोर्ट में 2 मामले फंसे हैं। और तीसरा एक और इशू है कि अभी तक रिजेक्शन को लेकर लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। तो ये जो रिजेक्शन लिस्ट है इसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है और इन्हें जनवरी के लास्ट वीक तक का इंतजार करना पड़ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पहली बात तो ये कि रिजेक्शन लिस्ट फाइनल नहीं हुई, दूसरी इसमें और भी पेज फंसे हुए हैं, ड्यूल डिग्री का भी इशू है और तीसरी बड़ी बात ये भी है कि कोर्ट में भी 2 मामले हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों से जुड़ी हमने जानकारी दी है। बात हिस्ट्री की करते हैं, इसमें भी 2 इश्यूज बताए जा रहे हैं। एक तो रिजेक्शन लिस्ट वाला है और दूसरा ड्यूल डिग्री वाला इशू इसमें भी है। तो रिजेक्शन लिस्ट फाइनल होने में काफी समय लगता है, इसलिए हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 10 जनवरी के बाद या यूं कह लीजिए जनवरी के लास्ट वीक तक भी यहां पर हो सकती है। ये जानकारी आज दे दी गई है। हालांकि 7 विषयों को लेकर यहां प्रोसेस पूरा हो गया है आयोग की ओर से। देखिए, नगर परिषद ठियोग के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा समय में जो पार्षद हैं विवेक थापर, इन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। अतिक्रमण का आरोप इन पर लगाया गया है कि किसी प्रॉपर्टी पर इन्होंने कब्जा किया था। यह आस्था फाउंडेशन ने मुद्दा उठाया था। हालांकि इस पूरे मामले में विवेक थापर की ओर से जवाब यह दिया गया है कि अब ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि बतौर पार्षद इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और यह भी इनकी ओर से माना गया है कि जिस भवन की बात की जा रही है कि जिस पर इनका कब्जा है वो 1956 से बना हुआ है और उनकी दादी के नाम है। तो ये पूरी बात अपनी कोर्ट में अब रखने जा रहे हैं। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर आना चाहेंगे। इस बार जल्दी ही कर्मचारियों को सैलरी मिल जाएगी और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी। ये न्यू ईयर के मौके पर 1 जनवरी को ही कर्मचारियों को सैलरी मिलने जा रही है और पेंशनर्स को 1 जनवरी को ही पेंशन मिल जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर चर्चा कर ली है। एक मीटिंग हो चुकी है मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की वित्त विभाग के साथ और उन्हें जल्द से जल्द ये निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। हालांकि अभी शीतकालीन सत्र के दौरान 500 करोड़ का लोन भी इसी के लिए सरकार की ओर से लिया गया था, लेकिन ये राहत भरी खबर है न्यू ईयर के मौके पर, क्योंकि 1 जनवरी को ही सैलरी और पेंशन दी जा रही है। और वित्त विभाग को भी निर्देश हो चुके हैं आज मुख्य सचिव की ओर से कि पूरा प्रोसेस वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और अभी देखिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है देवेश कुमार, वो छुट्टी पर चल रहे हैं, इसलिए उनका काम भी मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से संभाला जा रहा है। हालांकि दायित्व अन्य अधिकारी को भी दिया गया है, लेकिन ये बड़ा मसला था तो इस पर चर्चा मुख्य सचिव की ओर से की गई है वित्त विभाग के साथ। और देखिए, जो आगामी महीनों के लिए व्यवस्था रहेगी उसके लिए अलग से फाइल पुटअप करने के लिए कहा गया है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी ही अगले महीनों में रहे। जरूरी नहीं है कि 1 तारीख को ही सैलरी या पेंशन मिले, उसमें बदलाव हो सकता है, इसीलिए अलग से फाइल पुटअप करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन फिलहाल जो अभी 2025 वर्ष का पहला महीना होगा उसमें 1 तारीख को ही सैलरी और पेंशन देने की बात हुई है।
मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग की गतिविधियों को लेकर आज बैठक ली है। डिजिटल माध्यम से दूध की खरीद की जाएगी, बड़ा निर्णय हुआ है। तकरीबन 10 समितियों में प्रायोगिक आधार पर डिजिटल माध्यम से दूध खरीद का फैसला हो चुका है। किसानों से गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। राज्य सरकार 161 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 6 नए दूध अभिशीतन संयंत्र और दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रही है। तो ये भी आज एक मीटिंग हुई थी और डिजिटल माध्यम से दूध खरीद की बात हुई है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।